हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। निगम का जो विधिक व्यक्तित्व है ये किस तरह का है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति पर विचार करने की जरूरत क्यों है? इसकी प्रकृति पर विचार करने की जरूरत इसलिए कि समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का समाधान निगम की प्रकृति के बारे में विचार किए बिना हो नहीं सकता। समस्याएं क्या आ रही? कई बार निगम की प्रकृति का विश्लेषण इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि हमें विधिक दायित्व ये अधिरोपित करना होगा। कानून किसी दायित्व को रख रहा है, किस पर? किसी लीगल पर्सनालिटी पर, और वो लीगल पर्सनालिटी अगर निगम है तो उस दायित्व को हम निगम पर इंपोज कैसे करें, यह समस्या आती है। इसलिए निगम की प्रकृति पर विचार ये जरूरी हो जाता है। ऐसी समस्या कब आती है? लोग इतने स्वार्थी हैं कि वे अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी करते हैं। आपने क्या किया? आपने अमुक व्यक्ति से व्यापार के संपूर्ण अवरोध की संविदा नहीं की जा सकती, लेकिन आंशिक अवरोध व्यापार पर आ सकता है। हमने आपको व्यापार इसकी साख, ठीक है, इसके सहित ट्रांसफर कर दिया। हमने अपना व्यापार आपको बेच दिया और क्रेडिट ये भी बेच दी। तो क्रेडिट अगर हमने बेची है तो भारतीय संविदा अधिनियम और दुनिया के सारे संविदा अधिनियम इस बात की इजाजत देते हैं कि व्यापार पर आंशिक अवरोध इसे अधिरोपित करने वाली संविदा की जा सकती है। जिसे हमने बेचा है व्यापार, उससे हमने कांटेक्ट कर लिया कि हम निश्चित सीमाओं के भीतर, ठीक है, इस व्यापार के जो ग्राहक उनसे व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट वो भी खरीदी है आपने। और क्रेडिट का मतलब ही होता है कि अमुक व्यापार करने वाली की साख ऐसी है कि वह अपना व्यापार मान्य नियमों के मुताबिक चलाता है, इसलिए लोग उससे व्यापार करना पसंद करते हैं। और व्यापार करने वाला कौन है? वो हाड़ मास का आदमी अक्सर नहीं दिखता, बस नाम दिखाई देता है, पर नेम, उनका डाबर, उनका बेचना, ठीक है, विद क्रेडिट जो व्यापार की है उसके सहित ट्रांसफर किया है। अब ये जो हाड़ मास का आदमी, इसने क्या किया? एक निगम बना लिया, एक कारपोरेशन बना लिया, और कारपोरेशन बनाकर, कारपोरेशन का विधिक व्यक्तित्व अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अब इसने कारपोरेशन के माध्यम से उन ग्राहकों से व्यापार शुरू कर दिया जिन ग्राहकों से व्यापार करना विधि सम्मत नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम व्यापार विद क्रेडिट ये ट्रांसफर कर चुके हो, आपको हक नहीं है, लेकिन आप अपने लिए अनुचित लाभ अर्जित करने के लिए निगम की व्यवस्था का दुरुपयोग ये कर रहे हो। अब अगर हम निगम की प्रकृति पर विचार न करें तो हमें नहीं पता लग सकता कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या ये वैसे ही व्यक्ति है जैसे हाड़ मास का व्यक्ति होता है, ठीक है, हम ये नहीं जान सकते, इसलिए इसकी प्रकृति पर विचार करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। क्या ये प्रकृति पर विचार करना जरूरी हो जाएगा? मीनिंग देयर बाय ये जानना जरूरी हो जाएगा कि क्या ये वैसा ही मनुष्य है जैसा हाड़ मास का मनुष्य होता है, अर्थात विधिक व्यक्ति के तौर पर क्या ये उसी प्रकार का व्यक्ति है जैसा मानव प्राणी व्यक्ति होता है, या इसकी प्रकृति मानव प्राणी जो व्यक्ति के तौर पर होता है उससे कुछ भिन्न है, ये जानना जरूरी हो जाएगा। आखिर किसे रोके हम?
ठीक है, क्योंकि इस भाई निगम के पीछे कौन है? निगम के पीछे तो यही है और यही करेगा व्यापार और कहेगा निगम कर रहा है। और निगम के साथ आपकी कोई संविदा व्यापार के आंशिक अवरोध वाली भी है नहीं, आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन निगम ये तो फिक्शनल होगा, तो मिथकीय होगा, इसके पीछे तो यही है। ग्राहक जिसे जानते हैं वो तो यही है। अगर तुम अपना नाम ठीक है कुछ भी रख लो तो तुम व्यक्तिगत रूप में तो नहीं बदल जाओगे। जो लोग तुमसे इनफेक्ट संव्यवहार करना चाहते हैं वे तुम्हारे नाम के कारण तुमसे संव्यवहार करना बंद तो नहीं कर देंगे। ये निगम की व्यवस्था का दुरुपयोग है और इस कारण से कई बार इस बात की जरूरत हो जाती है कि हम इस पर विचार करें कि निगम की प्रकृति क्या है। मीनिंग देयर बाय, जब हम किसी भी चीज की प्रकृति पर विचार करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये भी खूब समझ लीजिए, नेचर अपने में क्या चीज है। कहते हैं ना उनका नेचर ये है, उनका नेचर वो है। सिविल प्रकृति का वाद कौन सा, यानी सिविल नेचर ट्रूथ कौन है। यानी नेचर जब हम किसी चीज का निर्धारित करते हैं तो इनफैक्ट क्या देखते हैं, ये किसी भी चीज का नेचर निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और इसे जानना कोई कठिन नहीं है। तो उनका सिविल नेचर ट्रूथ क्या है, जिसमें पद संबंधी ठीक है या धन संबंधी, धन गलत निकला, संपत्ति संबंधी, क्योंकि धन ही केवल संपत्ति नहीं है, संपत्ति के अन्य प्रकार भी हैं। ठीक है, धन संबंधी फिर निकल गया मुझसे पद संबंधी या संपत्ति संबंधी, कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, वो सिविल नेचर है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज के नेचर पर विचार करते हैं तो हम इस पर विचार करते हैं कि कोई भी चीज वो चीज क्यों है। ठीक है, कोई भी चीज वो चीज क्यों है। आदमी क्यों है, इसलिए क्योंकि उसमें आदमियत है और अगर उसमें आदमियत नहीं है तो वो आदमी नहीं हो सकता। आप कई बार प्रारूप में आदमी से कहते हो यार तुम तो आदमी भी नहीं लगते। ये किस आधार पे कह रहे हो, क्योंकि उसमें आदमी की प्रकृति नहीं है, नेचर नहीं है। नेचर का मतलब यह हुआ कि जो चीज है वो चीज क्यों है। मानव प्राणी को व्यक्ति हमने क्यों माना, इसलिए कि मानव प्राणी इच्छा रख सकता है। इच्छा का सिद्धांत था, व्यक्तित्व के सिद्धांत जब हम लोगों ने पढ़े थे उनमें इच्छा का सिद्धांत आ रहा था, हित का सिद्धांत आ रहा था। ठीक है, इसलिए ठीक है इन मानव प्राणियों को व्यक्तित्व दिया गया था, अन्यथा मानव प्राणियों को व्यक्तित्व देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो इच्छा प्रमुख थी जो मानव प्राणी को व्यक्तित्व प्रदान करने लायक कारण उत्पन्न कर रही थी। मानव प्राणी के हितों का संरक्षण जरूरी था, इसलिए कतिपय हितों के संरक्षण हेतु मानव प्राणी को व्यक्तित्व यह प्रदान किया गया। तो निगम की प्रकृति पर हम विचार करेंगे। निगम को व्यक्तित्व प्रदान किया, इसका मतलब व्यक्तित्व प्रदान करने के पीछे इच्छा कारण है ना, तो इसका मतलब निगम की इच्छा होगी तभी तो उसे व्यक्तित्व दिया। निगम अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर सकता होगा, कतिपय हितों का संरक्षण करना होगा, तभी तो निगम को व्यक्तित्व दिया। अन्यथा कानून निगम को व्यक्तित्व क्यों देता। कानून निगम की इच्छा का संरक्षण करना चाहता होगा, कानून निगम के हितों का संरक्षण करना चाहता होगा, इसीलिए उसे व्यक्तित्व दिया गया होगा कानून में। ठीक है, ये रीजनिंग विकसित हो रही है। ठीक है, वही जिस कारण से हमने आपसे अभी कहा कि विक्रम बेताल के विक्रमादित्य को महान राजा क्यों माना, इसीलिए माना क्योंकि वो चीजों की तात्विक व्याख्या कर सकता है। चीजों की तात्विक व्याख्या ये करने का तरीका अगर आपको आ गया,
तभी आप न्यायाधीश हो सकते हैं, अन्यथा राजा तो बहुत हुए। लेकिन सिंहासन 32 विक्रमादित्य के संबंध में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे मजिस्ट्रेट और जज तो बहुत हुए, लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती, इनका अपना ही स्थान है। इसलिए कि चीजों की तात्विक व्याख्या कर सकते हैं। विक्रमादित्य की कहानी अभी हमने चर्चा की, एक लड़की है, 3 लोग विवाह करना चाहते हैं, लड़की की मृत्यु हो गई, लड़की का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी राख को लेकर एक जोगी हो गया, एक ने वही तपस्या करनी शुरू की और भगवान से वरदान प्राप्त किया कि वह मंत्र से अभिमंत्रित जल अगर छिड़केगा तो मृत जीवित हो जाएगा। एक ने कुछ और किया। ठीक है, जो भी हो, कहानी कथा में पूरी तरह याद ले, हम सिर्फ एनालॉजी की बात कर रहे हैं। और बेताल विक्रमादित्य से पूछ रहा है, बताओ इनमें से पति कौन? तो वो कहता है जो जोगी हो गया वही पति है, बाकी कोई नहीं है। क्यों? जिसने जिंदा किया उसने तो पिता की भूमिका निभाई है, वो तो पिता है। क्योंकि कोई जिस कारण से संसार में है, ठीक है, वो कारण पिता के तौर पर जाना जाता है। जिसने संरक्षण किया व्यक्ति का, वो पिता के तौर पर, ये पिता की तात्विक व्याख्या है। जिसने भूमिका का निर्वहन किया वो पिता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और पिता पति नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो व्याख्या है ये तात्विक व्याख्या है। तो विधिशास्त्र वो विषय, ज्यूरिस्प्रूडेंस वो विषय जो आपको न्यायाधीश होना सिखाता है। कितने आए, कितने चले गए, और कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, कोई नहीं याद किया जाएगा। याद वही किया जाएगा जो समाज को कुछ देकर जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लोग आ ही रहे हैं, लोग जा ही रहे हैं। इस लोक का नाम मृत्युलोक है। ठीक है, लेकिन मरने के बाद जिंदा रहना, मरने के बाद जिंदा वही रहता है जिसके कृत्यों में से 2000 साल, 1000 साल बाद एक बात याद कर ली जाती है। वो अपने कृत्य, उसी को कहते हैं कीर्ति शेष। ठीक है, कीर्ति, जिया वही, बाकी तो सब यहां मरने के लिए ही आए थे और मरे और चले गए। इसलिए अगर ये जे और वो कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट बनना चाहते तो बहुत बने, बहुत बनेंगे। ठीक है, लेकिन मरे और चले गए, कोई याद नहीं करेगा। याद हजारों साल बाद या तो विक्रमादित्य को किया जाता है, इंग्लैंड में जस्टिस कोक को किया जाता है। ठीक है, ऐसे अमेरिका के जजेस हैं, उन्हें याद किया जाता है। हिंदुस्तान में जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती को याद किया जाता है। ठीक है, और वो क्षमता ज्यूरिस्प्रूडेंस ही देता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको सिखाता है न्याय किया कैसे जाए। तो प्रकृति पर विचार ये करना जरूरी हो गया है, इसलिए क्योंकि हमें विधिक दायित्व अधिरोपित करना है। विधिक दायित्व अधिरोपित करना है, इसलिए निगम की प्रकृति है। ठीक है, ये किस ढंग की है? ये विधिक व्यक्तित्व है, नो डाउट, लेकिन ये ढंग का विधिक व्यक्तित्व है, उससे तो समाज के साथ कपट, छल, ये संभव हो रहा है। इसने अपने व्यापार को विद साख ट्रांसफर भी कर दिया और उसी व्यापार के लाभ ये भी ले रहा है। ठीक है, व्यक्तित्व, कानून ने जिसको जन्म दिया वो अन्याय का साधन हो रहा है। इसलिए प्रकृति पर विचार करना जरूरी हो जाएगा। और प्रकृति पर जब हम विचार करते हैं किसी भी चीज की, तो यह विचार करते हैं कोई चीज जो है वो चीज वो क्यों है, उसके संगठक तत्व क्या है। तो जब हम विधिक व्यक्तित्व पर विचार करते हैं कि मानव को आखिर विधिक व्यक्तित्व क्यों मिला, तो हम इस पर विचार करते हैं
कि कानून ने मानव को जो विधिक व्यक्तित्व दिया वो इच्छा के सिद्धांत, हित सिद्धांत इस पर दिया। इसका मतलब निगम को भी व्यक्तित्व इच्छा के आधार पर, हितों के आधार पर माना जाता है। तो क्या निगम की कोई इच्छा ये हो सकती है? ठीक है, तो निगम की इच्छा ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि निगम ईश्वरीय कृत्य नहीं है। इच्छा ईश्वरीय कृत्य की होती है। ठीक है, निगम मानवीय कृत्य है। ठीक है, और जब निगम मानवीय कृत्य है तो सीधी बात है, निगम की इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन व्यक्तित्व की इच्छा होती है। ठीक है, व्यक्तित्व के हित होते हैं। तो जब निगम की इच्छा होती तो किसकी इच्छा? इनफैक्ट ये इस व्यक्ति की इच्छा है जो मानव प्राणी के तौर पर निगम को संगठित कर रहा है। हमने आपसे शुरुआत में भी चर्चा की थी कि व्यक्तित्व एक वंश है। ठीक है, मानव जैसे एक वंश है। ठीक है, कहते विडाल वंशी प्राणी, तो विडाल वंशी प्राणी शेर भी है, विडाल वंशी प्राणी बाघ भी है, विडाल वंशी प्राणी चीता भी है, विडाल वंशी प्राणी तेंदुआ भी है। लेकिन ये सब अलग अलग है। शेर बब्बर शेर है जिसके अयाल है, बाघ वो है जो हिंदुस्तान में दुधवा, ठीक है, आपका सुंदरबन इन सेंचुरीज में पाया जाता है। चीता ये अलग ढंग की, ठीक है, विडाल वंशी प्राणी है। ऐसे ही आपका तेंदुआ वंश बड़ी चीज है, और शेर की प्रजाति ये छोटी चीज है, लेकिन शेर की प्रजाति का वंश कौन सा है? विडाल। ऐसे वंश बड़ी चीज है, उसकी विभिन्न प्रजातियां, व्यक्तित्व वंश है। उसकी प्रजातियां कौन सी है? निगम है, मानवीकरण के माध्यम से मूर्ति है, गुरु ग्रंथ साहिब है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, इन्हें व्यक्तित्व मिल जाता है। ये प्रजातियां हैं। ठीक है, तो निगम, ठीक है, ये भी एक प्रजाति है। निगम भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, उनमें से वे निगम जो मानव प्राणियों द्वारा संगठित, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है ना, मानव प्राणियों द्वारा संगठित है, उस निगम की चर्चा हम कर रहे हैं। निगम को व्यक्तित्व क्यों दिया गया, या किसी को भी व्यक्तित्व क्यों दिया गया? उसकी इच्छा के सम्मान के लिए। तो क्या निगम की कोई इच्छा ये हो सकती है? निगम की कोई इच्छा नहीं हो सकती। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव कहता है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि निगम की इच्छा होनी चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए कि टू होम वी शुड इंपोज द लायबिलिटी which will be arise from the violation of that contract which was made by this party, ठीक है, who has breached that contract and other party। ठीक है, इस विधिक दायित्व को अधिरोपित करने के लिए हमें निगम की इच्छा ये जाननी पड़ेगी। कौन है जिसने इस संविदा को भंग करने की इच्छा ये अभिव्यक्त की? और इसके लिए हमें निगम की प्रकृति पर विचार करना पड़ेगा। यानी संगठक तत्व कौन से, ये देखना पड़ेगा। तो हम पाएंगे कि निगम के पीछे ये जो आदमी है, निगम इच्छा नहीं रख सकता, लेकिन इसकी इच्छा ही निगम की इच्छा है। ठीक है, इसकी इच्छा ही निगम की इच्छा है। और ये जो प्रक्रिया है जिसके आधार पर हमने निगम के पीछे भागा, इसी को निगमन का पर्दा हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को निगमन का पर्दा हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। और निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब निगम को अवैध कार्यों का साधन बना लिया जाए, यानी करापवंचन, दूसरों को धोखा देना, या विधिक दायित्व को नकारना, या कई बार कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी
निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत पड़ जाती है, अर्थात इस निगमित व्यक्तित्व के पीछे झांककर उन वास्तविक व्यक्तियों को देखने की आवश्यकता पड़ जाती है जो निगम का संगठन करते हैं। तब इस प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम उन व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो निगम के पीछे हैं, इस प्रक्रिया को ही निगमन का पर्दा हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। और निगमन के पर्दा हटाने की प्रक्रिया को संपूर्णता के साथ पूर्ण तभी किया जा सकता है जब हम निगम की प्रकृति पर विचार करें कि निगम आखिर क्या है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि निगम आखिर क्या है, निगम की प्रकृति क्या है, निगम का नेचर क्या है, क्या ये वाकई उन मानव प्राणियों से अलग कोई प्राणी है, ठीक है, जिन्होंने इसका संगठन किया, यदि ऐसा है तो निगमन का पर्दा हट ही नहीं सकता। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हट भी सकता है। ठीक है, तो निगमन का पर्दा सम्यक रूप से हटाया जा सके। अच्छा, एक चीज और समझ लें, हर मामले में निगमन का पर्दा नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि हर मामले में निगमन का पर्दा अगर हम हटा देंगे तो फिर निगम बना ही क्यों रहे। ठीक है, लेकिन कानून की दुनिया में कोई बात आत्यंतिक नहीं हो सकती। ठीक है, और कानून की दुनिया नहीं है बल्कि आम दुनिया में भी कोई बात आत्यंतिक नहीं हो सकती। इसीलिए कृष्ण, ठीक है, अपनी बात को बदलते दिखाई देते हैं और हम उन्हीं के उपासक हैं। हम भी इस मत के समर्थक नहीं है कि जो कह दिया तो कह दिया, अरे वाह भाई वाह, हमने जो कुछ कहा वो जिन परिस्थितियों में कहा, अगर परिस्थितियां वही रहेंगी तो हम भी वही रहेंगे, अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो हम भी बदलेंगे। अगर भीष्म ने जिन परिस्थितियों में प्रतिज्ञा ली उस समय वो प्रतिज्ञा ठीक है, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज भरत के उत्तराधिकारी ये बैठे, जिन महाराज भरत ने अपने बेटों को सम्राट बनाना पसंद नहीं किया, इसलिए कि वे अयोग्य थे सम्राट होने के। जनता इसमें से एक व्यक्ति को उठाकर और इस तर्क के आधार पर कि जनता भी सम्राट के लिए पुत्रवत है, उसको राजा बना दिया। ऐसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी उस सिंहासन पर विराजमान है, तो आप ये कहें कि हम हस्तिनापुर सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति की रक्षा करेंगे, अर्थात हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करेंगे, क्योंकि क्राउन और प्रिंस, सम्राट, राजा, ये एक ही बात उस समय समझी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर ऐसा व्यक्ति आ गया है जो पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार है, क्या तब भी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की जाएगी? ठीक है, तब तो प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं हो सकती। तो जो कह दिया तो कह दिया, ये सिद्धांत नहीं हो सकता। इसलिए कानून की दुनिया में आप देखेंगे दोनों ही बातें होंगी, ऐसा भी और वैसा भी। और यही कारण है आपको कानून समझ में नहीं आता, और यही कारण है ये गणितीय नहीं है। यहां 2+2 4 नहीं होते, यहां 2+2 3 भी हो सकते और 2+2 5 भी हो सकते। परिस्थितियां, यहां परिस्थितियों पर विचार होता है, यहां आवश्यकता पर विचार होता है, यहां प्रयोजन पर विचार होता है। निगमन का पर्दा सामान्य तौर पर नहीं हटाएंगे, क्योंकि निगमन का पर्दा हर मामले में हटा देंगे, फिर निगम बनाया क्या है? हर मामले में निगमन का पर्दा ही हटा देंगे। ठीक है भाई, निगम तो इसलिए हमने बनाया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन स्किल थी। वही हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने संसाधन नहीं कि हम दुनिया के पास अपनी आवाज पहुंचा सकें, तो हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया, हमने अपनी स्किल का प्रदर्शन किया, कुछ वो लेंगे कुछ हम लेंगे। ठीक है, तो निगम का कॉन्सेप्ट वो तो इसलिए अस्तित्व में आया कि एक व्यक्ति के पास स्किल है लेकिन साधन नहीं, तो कहा गया ठीक है बहुत सारे लोगों को मिला लो, एक निगम बना देते हैं, सारी प्रॉपर्टी उसी की रहे। हम इस बात से भी डरते हैं कि भैया घाटा हो गया, क्योंकि हम संपूर्ण कुशलता के साथ काम करें इसके बाद भी तो घाटे हो सकते हैं, और वो घाटा सहन करने की मेरी स्थिति नहीं, इसलिए निगम बना दिया। अब सारी
लेन देन निगम के माध्यम से होगा। अब मान लीजिए मेरी पूर्ण कुशलता के साथ व्यापार करने पर भी घाटा हो गया, अब शेयर होल्डर्स कह रहे हैं इनसे हमारा पैसा दिलवाओ। इसी को बचाने के लिए तो हमने निगम बनवाया था, इसी को बचाने के लिए तो कानून ने निगम के कॉन्सेप्ट को लोक हित में जन्म दिया था। अब जब निगम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो हम निगमन का पर्दा हटा देते और निगमन का पर्दा हटाकर उस व्यक्ति को देखें जो इस पर्दे के पीछे है। तो हम आ गए और जैसे ही हम आए तो फिर लाभ ही क्या रहा। इसलिए हर मामले में निगमन का पर्दा नहीं हटाया जा सकता, लेकिन निगमन का पर्दा हटाया ही नहीं जा सकता यह सिद्धांत भी नहीं, क्योंकि कई बार विधिक दायित्व को इंपोज करने के लिए हमें निगमन का पर्दा हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बातें नहीं हो सकती। एक और स्थिति, नियम ये शत्रु देश की कंपनी ये व्यापार नहीं करेगी, शत्रु देश का नागरिक ये व्यापार नहीं करेगा। न तो शत्रु देश के नागरिक को न शत्रु देश की कंपनी को उस प्रकार वाद लाने की सुविधा है किसी हमारे देश सहित कहीं नहीं है। हमारे यहां भी सीपीसी मना करती है कि सिविल वाद कौन लाएगा, नागरिक। और शत्रु देश का नागरिक ये सिविल वाद नहीं ला सकता, मित्र देश का नागरिक उसी प्रकार वाद ला सकता है मानो वो इस देश का नागरिक हो। अधिकार महत्व के शत्रु देश कौन है, जिसके साथ भारत सरकार युद्ध की स्थिति में है। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू है। अब पाकिस्तान से मानिए हमारा युद्ध शुरू हो गया, चाइना से हमारा युद्ध शुरू हो गया, मेरी चाइनीज कंपनी यहां व्यापार कर रहा है। तो अगर हम निगमन का पर्दा नहीं हटाएंगे तो चाइनीज कंपनी यहां पेटीएम के नाम से व्यापार करेगी और पेटीएम यही रजिस्टर्ड कंपनी है। हमें नहीं मालूम यही रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई मार्क कमेंट में वो लिखना शुरू कर दे कि वो आपने गलत बता दिया, क्योंकि मूर्ख टाइप के लोग ऐसे होते हैं, वो बात के तत्व को नहीं पकड़ते, बात के प्रारूप को पकड़ते हैं और इसी को मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख की कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, मूर्ख की डेफिनेशन वो ये है जो प्रारूप पर सोचता है और जो तत्व में सोचता है वो जीनियस। ठीक है, जो विक्रमादित्य है वो तत्व में सोच रहा है, वो जीनियस है और बेवकूफ टाइप के लोग प्रारूप पर सोचते हैं। जीनियस प्रयोजन पर सोचेगा, प्रारूप पर भी सोचेगा, कई बार जब जरूरत होगी, हमेशा प्रारूप पर नहीं सोचेगा, यह अंतर है। मूर्ख हमेशा प्रारूप पर सोचेगा। बोले वकील साहब है क्यों काले कपड़े पहने, अरे तो जो सफेद पहने डॉक्टर साहब हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई बात हुई? तो का आदमी कहेगा ना, जो आर्गुमेंट कर सकता है, जो कानून जानता है वो वकील है। कई बार प्रारूप, अब जब कचहरी में एंट्री देने की बात है तो हम प्रारूप पर विचार करेंगे। यानी जीनियस परिस्थिति की जरूरत के मुताबिक व्यक्ति के प्रारूप प्रयोजन आदि पर विचार करता है और मूर्ख हमेशा प्रारूप पर विचार करता है। मूर्ख और बुद्धिमान की यही डेफिनेशन है, इसके अलावा मूर्ख और बुद्धिमान की कोई डेफिनेशन नहीं। मूर्ख नसींग है ना बुद्धिमान के, ठीक है, सिर गंजा कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन सिर्फ इतनी कि मूर्ख हमेशा प्रारूप पर बात करेगा और बुद्धिमान ये परिस्थिति की जरूरत के मुताबिक कभी तो प्रारूप पर, कभी प्रयोजन पर, कभी ठीक है अस्तित्व में आने के ढंग पर, इन सारी बातों पर विचार करेगा। परिस्थिति क्या चाहती है इस पर विचार करेगा। ठीक है, शत्रु देश पेटीएम हो सकता है शत्रु देश की कंपनी, यही मतलब पेटीएम चाइनीज कंपनी, लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन भारतीय कंपनी अधिनियम के मुताबिक यहां करा करके उसे भारतीय कंपनी बना दिया हो। अब चाइना से हमारा वार शुरू हो गया, हम नहीं करने देंगे चाइनीज, क्योंकि हम अपने ही देश का पैसा वहां थोड़ी जाने देंगे और वो हमारे पैसे से हथियार खरीदे हम ही पर, हमारी बिल्ली हम ही को ब्याऊं। तो निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम शत्रु देश की कंपनियों को और शत्रु देश के, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड है, तो ऐसे तो वो हिंदुस्तानी निगम मान लिए जाएंगे। तो न नियम यह हो सकता है कि निगमन का पर्दा नहीं हटाएंगे, न यह हो सकता है कि निगमन का पर्दा हटाएंगे, दोनों ही नहीं हो सकते।
ठीक है, कई बार कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं के कारण, जैसे हम अपने नागरिकों को मूल अधिकार देंगे, तो निगम के जो कर्मचारी हैं, अगर उनका निगम से पृथक व्यक्तित्व नहीं है, ठीक है ना, तो उन्हें मूल अधिकार दिया ही नहीं जा सकते। अगर निगम है सिर्फ, तो निगम का मूल अधिकार कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19 नागरिक को मिलेगा। ठीक है, निगम नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता, यह एक अलग जुरिस्प्रूडेंशियल समस्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम निगम को कैसे, उसका मुंह तो हो, उसके बाद सोचने की शक्ति तो हो, तब तो वाक एवं अभिव्यक्ति करने लायक उसके पास कुछ होगा, अन्यथा वाक एवं अभिव्यक्ति करने लायक उसके पास कहां से होगा? तो कई बार कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाएं ये आवश्यक कर देंगे। अब देखिए, यहां ना तो फ्रॉड है, न धोखा है, न कोई अवैध उद्देश्य, फिर भी निगमन का पर्दा हट रहा है। यानी कई बार लाभकारी उद्देश्यों के लिए भी निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत ये पड़ जाएगी। हमेशा गलत काम के लिए निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, ये निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत पैदा कर देगी। पब्लिक पॉलिसी क्या कहती, लोक नीति क्या कहती? नोबडी शुड बी जज इन हिज ओन केस। ठीक है ना, किसी को भी अपने ही मामले में जज नहीं होना चाहिए। हम जज साहब हैं, हम ही ने कंपनी बना ली और खुद ही फ्रॉड कर दिया, ठीक है, और खुद ही डिसाइड कर रहे हैं बैठे, ठीक है ना, क्योंकि निगम का तो पता अस्तित्व है। फ्रॉड तो निगम ने किया, लेकिन उस फ्रॉड का लाभ किसे आया? आया तो उन्हीं को जो मानव प्राणी निगम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी हमें। और एज ए जज हम कह रहे हैं हमारा निगम से क्या मतलब, हम तो डिसाइड कर रहे हैं, हम तो व्यक्ति के मामले को डिसाइड कर रहे हैं। ये बात कहां तक ठीक है? ये बात ठीक ही नहीं है। तो पब्लिक पॉलिसी भी कई बार इस बात की अपेक्षा करेगी कि अगर कोई जज किसी ऐसे निगम के मामले को डिसाइड कर रहा है जिसमें वो स्वयं शेयर होल्डर है, जो कि संभव है, तो निगमन का पर्दा हटाकर देखने की जरूरत आ जाएगी कि कौन है इसके पीछे। तो निगमन का पर्दा लोक नीति की आवश्यकताओं के कारण, निगमन का पर्दा, ठीक है, करापवंचन, शत्रु देश के नागरिकों को व्यापार करने से रोकने आदि जरूरतों के कारण हटाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन निगमन का पर्दा हमेशा नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना, और निगमन का पर्दा जब हमेशा नहीं हटेगा, लेकिन कुछ मामलों में हटेगा भी, तो फिर निगम, ठीक है, इन बातों के समाधान के लिए जिनकी वजह से निगमन का पर्दा हटाने की जरूरत पड़ रही है, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के समाधान हेतु निगमन का पर्दा हटाकर निगम के पीछे देखने की आवश्यकता ये अनुभव होती है। इसीलिए निगमन के पर्दे को सम्यक रूप से हटाया जा सके और सम्यक रूप से इन विधिक समस्याओं का समाधान किया जा सके, इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का समाधान न्यायालय द्वारा किया जा सके, इसके लिए निगम की प्रकृति पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि निगम की प्रकृति क्या है। अर्थात वो जो कुछ है तो वो मानव प्राणियों के, ठीक है, ग्रुप के रूप में हमारे सामने, लेकिन उसका व्यक्तित्व उन मानव प्राणियों के ग्रुप से, ठीक है, अलग कानून में मान लिया गया है। तो वो वाकई मानव प्राणियों के उस ग्रुप से अलग है या मानव प्राणियों के उस ग्रुप से अलग नहीं है, यह जानना जरूरी हो रहा है। इसके लिए हमने निगमन का पर्दा हटाया। निगमन का पर्दा हटाकर हमने उसकी प्रकृति पर, निगमन का पर्दा ठीक ढंग से हटाने के लिए उसकी प्रकृति पर विचार करना जरूरी समझा। अब जब निगम की प्रकृति पर हम विचार करेंगे, या किसी भी मनुष्य की प्रकृति पर हम जब विचार करते हैं, या किसी भी चीज की प्रकृति पर विचार करते हैं, तो आप अपनी प्रवृत्ति के आधार पर उसकी प्रकृति पर विचार करते हैं।
आपकी खुद की जो टेंडेंसी है उसके आधार पर दूसरे की प्रकृति यह निर्धारित करता है। आप ये कहते हो अरे वो आदमी आदमी ही क्या जो दूसरों के काम ना आए। ठीक है, एक परोपकारी ढंग से आदमी का चित्रण, ये आप परोपकारी इसलिए ऐसा सोचते हैं। दूसरा कहेगा अरे वो आदमी आदमी ही क्या जो अपने परिवार को, ठीक है, दुखी रखे। तो इसका मतलब तो हरिश्चंद्र आदमी ही नहीं है, क्योंकि उनका लड़का तो रोहिताक्ष उनकी पत्नी के मृत शरीर उसका उनकी पत्नी के गोद में है, और वो कह रहे हैं कब कब वो दो टैक्स दो। तो इसका मतलब तो हरिश्चंद्र आदमी नहीं है इस आदमी की नजर में, जबकि हरिश्चंद्र आदमी नहीं महामानव है। ठीक है, हरिश्चंद्र आदमी नहीं माने गए, वे महामानव माने गए। लेकिन एक विचार यह भी हो सकता है, तो आदमी की प्रकृति पर विचार होगा तो आप अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक करेंगे। एक जैसा आदमी नहीं दिखेगा आपको, ऐसे निगम सबको एक जैसा नहीं दिखता। विभिन्न विद्वानों ने उसकी प्रकृति पर विचार, ठीक है, उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर किया है, और जो प्रयोजन है निगम की प्रकृति पर विचार करने का वो है जो डे टू डे रूटीन लाइफ में समस्याएं पैदा हो रही हैं उनके समाधान हेतु उसकी प्रकृति पर विचार करके निगमन का पर्दा हटाकर वास्तविक जो उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है, उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको सुनिश्चित करना, ये, ठीक है, तय करने के लिए, इसे ठीक ढंग से करने के लिए निगम की प्रकृति पर विचार किया जाता है। और निगम की प्रकृति पर विचार लोग अपनी प्रकृति के मुताबिक करेंगे। इसलिए निगम की प्रकृति पर विचार करते हुए निगम की प्रकृति पर विचार के संबंध में विभिन्न सिद्धांत अस्तित्व में आ गए, जिनमें से पहला है फिक्शनल थ्योरी, मिथकीय सिद्धांत। ठीक है, पहला फिक्शनल थ्योरी है। फिक्शनल थ्योरी ये कहती है, हमने सिद्धांत आपके बाद कहा था, सिद्धांत ये बताता है कि कोई चीज जो है वो चीज वो क्यों है, इस पर बात करता है सिद्धांत। फिक्शनल थ्योरी, ये इसके समर्थक कौन है? सेविनी और सामंट। अब ये शुरू कहां से करते हैं? सेविनी और सामंट। सेविनी और सामंट कहते हैं कि व्यक्तित्व के लिए इच्छा जरूरी है। ठीक है, व्यक्तित्व बिना इच्छा के नहीं बन सकता। ये कौन है जो अधिकार और कर्तव्यों को धारित करने की इच्छा कर रहा है? उस व्यक्ति की पहचान जरूरी है, उसी को तो देंगे व्यक्तित्व, नहीं तो देंगे किसे? ये उस आदमी को दिया जाएगा जो इच्छा अभिव्यक्त कर रहा है। यानी इच्छा, इट इज द कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर। इसके बिना व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। और इसलिए सेविनी और सामंट दोनों इस निष्कर्ष पर हैं कि मानव प्राणियों के सिवा अधिकार और कर्तव्यों का धारक कोई नहीं हो सकता। लेकिन निगम है, वही कहते हैं ना, वास्तविकता को नकारा तो नहीं जा सकता। और अगर आप वास्तविकता को नकार रहे हैं तो आप मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है, इंडियन जुडिशियरी वास्तविकताओं को नकार कर ईमानदारी लाना चाहती है। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं, दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दलों के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, और जब पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, उससे भी इनकार नहीं हो सकता। ये पैसा कहां से आएगा, इस पर विचार जरूरी है। ठीक है, ये पैसा, इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती कि सरकार की जानकारी में आए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा। और सबसे बड़ी समस्या यह है
कि कानून की एलिमेंट्री जानकारी आम जनता में न होने के कारण जनता यह समझने में असमर्थ है कि पॉलिटिकल पार्टी अलग है और लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अलग है। ठीक है, जो चंदा मिलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, ना कि लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। अगर लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ने भी उसका गमन कर दिया तो वो भी जेल जाएगा, अपनी ही पार्टी के, उसी पार्टी के चंदे को गमन करने के लिए जिसका वो नेता है। गए अपने राहुल गांधी, हमने कहा ना कि गांधी परिवार ने कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा जिसने कानून का विकास न किया हो। ठीक है, वे गए नेशनल हेराल्ड मामले में। ठीक है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे हैं। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने उन्हीं परिसंपत्तियों का, ठीक है, दुरुपयोग किया है जिन परिसंपत्तियों के वे संरक्षक हैं पार्टी के नेता के नाते। ठीक है, तो आप वास्तविकता से आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? इससे बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में की गई? अब आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये तो व्याख्या के प्रश्न है। ठीक है, अनुच्छेद 21 की मेनका गांधी में जो व्याख्या हो रही है और जो व्याख्या में ए.के. गोपालन में हो रही है, जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। आर्टिकल तो वही है, तो फिर रियलिस्टिकों की बात सही लगती है, किसका मतलब मनमानी कर रहे हो, जो चाहो तो कह देते हो। लेकिन सही बात यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। और इलेक्टोरल बॉन्ड को भी जैसा राहुल गांधी कहते हैं वैसा नहीं है। यह नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध माना होता तो यह कहा होता रिकवरी करिए, जो पैसा जिसको मिला रिकवर होना चाहिए, वापस जाना चाहिए, एफआईआर लिखो। भाई अपराध फिर तो है ना, तो फिर अपराध हुआ तो एफआईआर लिखो। सुप्रीम कोर्ट ने दे हैव नॉट सेड दैट इट इज इलीगल। उन्होंने कहा इसमें असंवैधानिकता है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी और इलीगलिटी, इसी का फर्क नहीं मालूम है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी अलग बात है और इलीगलिटी अलग बात है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी जहां पर थी तो उस पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत लगाकर उतरे को हटा दिया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाया और उसको हटा दिया कि आप जानकारी देंगे। यह नहीं कहा कि गलत है, यह नहीं कहा है, यह कहा कि जिन्होंने भी चंदा दिया उनकी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। हो गई बस। अब इस जानकारी के सार्वजनिक होने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर विवाद हो सकता है, इस पर डिबेट। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर, या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो नहीं, उसकी लीगलिटी पर कोई विवाद नहीं। ठीक है, लेकिन एक माहौल देश में बना हुआ है। बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो जरूर करेंगे। हमने वो डिसीजन भी मंगवा लिया है, आ भी गया है मेरे पास, उसे पढ़ लें कि इनफैक्ट क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिना पढ़े उसे जो प्राइमरीली हमें दिखता है उस पर हमारा विचार ये फिक्शनल थ्योरी, मिथकीय सिद्धांत। मिथकीय सिद्धांत ये कह रहा है कि अंततः मानव प्राणी ही व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि इच्छा सिर्फ उनकी हो सकती है, इसके अलावा किसी की भी नहीं। और इच्छा कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर है, इसके बिना कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। और जो इसके बिना व्यक्तित्व नहीं हो सकता लेकिन वास्तविकता नकारी नहीं जा सकती, निगम व्यक्तित्व है। भाई निगम व्यक्तित्व है तो हमें देखना पड़ेगा। अब दो बातें आ गई, इच्छा के बिना व्यक्तित्व नहीं हो सकता, इच्छा का सिद्धांत कहता है, लेकिन निगम व्यक्तित्व है। तो फिर एक बात मानने के सिवा रास्ता ही नहीं बचता कि निगम की इच्छा है, इसके मानने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। क्योंकि वास्तविकता को नकारना मूर्खों का काम है, वास्तविकता को नकारना ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। वास्तविकता नहीं नकारी जा सकती, निगम व्यक्तित्व है, मानना पड़ेगा। और जब निगम व्यक्तित्व है तो फिर इच्छा की खोज करनी पड़ेगी।
क्योंकि इच्छा बिना व्यक्तित्व नहीं हो सकता। तो इच्छा कहां है? तो कहता है इच्छा इन मानव प्राणियों में है। अच्छा, फिर मानव प्राणियों में इच्छा है तो फिर निगम का अलग व्यक्तित्व कहां हुआ? फिर तो सारतः इन्हीं मानव प्राणियों की इच्छा ही व्यक्तित्व को जन्म दे देगी। तो सामंड ये कहता है कि देखिए, आपने स्मिथ को व्यक्तित्व प्रदान किया, ये अलग बात है, क्योंकि स्मिथ मानव प्राणी है, उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है। लेकिन आपने किसी कंपनी को व्यक्तित्व प्रदान किया, तो आपने कंपनी को व्यक्तित्व जो प्रदान किया वो कुछ, ठीक है, कुछ बातों के लिए प्रदान किया होगा, हर बात के लिए नहीं प्रदान किया होगा। आपने कम से कम गलत कामों के लिए कंपनी को व्यक्तित्व प्रदान किया, यह तो नहीं माना जा सकता, यह नहीं माना जा सकता कि गलत कामों के लिए व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। इसलिए सैविनी वो भी यही कहता है, सैविनी कहता है कि सिर्फ मानव प्राणी ही अधिकार और कर्तव्यों के धारक हो सकते हैं। इसलिए निगम की संकल्पना मानव प्राणियों की संकल्पना से मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी निगमों को व्यक्तित्व दिया जा सकता है। और मानव प्राणी की संकल्पना क्या है? उसमें इच्छा होती है, ठीक है, तो मतलब निगम में भी इच्छा होगी, लेकिन निगम की इच्छा किसकी इच्छा होगी? इन मानव प्राणियों की इच्छा होगी। लेकिन निगम को व्यक्तित्व कानून ने दिया है, और कानून कभी भी इलीगल काम के लिए व्यक्तित्व नहीं दे सकता। ये तो नहीं माना जा सकता कि कानून ने इलीगल काम के लिए व्यक्तित्व दिया है। इसलिए मिथकीय सिद्धांत, ठीक है, यह कहता है कि गलत कामों, इन गलत कामों को मिथकीय या निगम के व्यक्तित्व के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने गलत काम किया है तो निगमन का पर्दा हटना चाहिए, और यह देखा जाना चाहिए कि इनफैक्ट किसने गलत काम किया है, यानी निगमन का पर्दा हटाने का रास्ता खोल देता है मिथकीय सिद्धांत, ठीक है। किस पर? निगम के व्यक्तित्व की प्रकृति पर विचार करके, निगम के व्यक्तित्व की प्रकृति पर विचार करता है, और निगमन का पर्दा हटाने का रास्ता ये खोल देता है। वो कहता है निगमन का पर्दा हटाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि कानून कभी गलत काम करने के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व नहीं दे सकता, और कानून ने व्यक्तित्व दिया, और व्यक्तित्व में इच्छा ये होती है, इच्छा बिना व्यक्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या ये इच्छा इन मानव प्राणियों की ही इच्छा मान लें? अगर ऐसा है तो फिर निगम के अलग व्यक्तित्व का मतलब क्या बचा? ठीक है, फिर तो निगम के अलग व्यक्तित्व का कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। और जब निगम का अलग व्यक्तित्व है तो इसका मतलब निगम की कोई पृथक इच्छा भी है, और वो पृथक इच्छा कानून ने उसके संबंध में अभिव्यक्त की है, कानून ने, ना कि मानव प्राणियों ने। ये मानव प्राणियों की इच्छा नहीं है, ये कानून की इच्छा है, ठीक है ना। और जब कानून की इच्छा है तो कानून जितनी इच्छा देगा निगम को, उतनी ही इच्छा उसे मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। और इसीलिए यह कहा जाता है कि मिथकीय सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए, यानी विधिक निगम, जो मिथकीय सिद्धांत है निगम का, वो निगम के अधिकारों में कमी करने के लिए अस्तित्व में आया है, क्योंकि वो निगम की मिथ की इच्छा मानता है, और निगम की यह मिथ की इच्छा, यानी ये फिक्शनल विल निगम की, ये कानून द्वारा उत्पन्न की गई है। इसलिए वही जो कानून द्वारा अभिव्यक्त फिक्शनल विल है, वही वास्तव में निगम की विल है। और चूंकि कानून की विल, कानून की इच्छा कभी भी इलीगल काम को करने की नहीं हो सकती, यही तो कानून की विशेषता है, ठीक है ना। कानून के, जैसे डायन और मां, डायन उसे कह रहे हैं, यानी मां के कॉन्सेप्शन के साथ ये संभव ही नहीं है कि वो बच्चे का अहित करे, फिर डायन का कॉन्सेप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉन्सेप्शन के साथ, ठीक है, ये सोचा ही नहीं जा सकता
इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहते हैं कि तुम बाप हो यानी पिता हो, ये दुश्मन यानी पिता संरक्षण करता है, जो संरक्षण नहीं कर रहा वो पिता तो हो ही नहीं सकता। बायोलॉजिकली ही में भी ए फादर, बट सोशियोलॉजिकली, समाजशास्त्रीय तौर पर हम उसे पिता कैसे मान लें? ठीक है, हो ही नहीं सकता ये। तो ऐसे ये कानून किसी भी अवैध काम को करने का रास्ता कैसे खोल सकता है? ठीक है ना, कानून की इच्छा से अलग हटकर कोई इच्छा ये नहीं हो सकती। इसलिए मित्की सिद्धांत इस बात पर मोहर लगाता है कि व्हेनेवर एनीवन हैज ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी imposed by law, or anybody has committed a fraud with somebody, or anybody has acted against the principles of public policy, and if there is a need, ठीक है, of social welfare state, that जो कारपोरेशन का निगमन का पर्दा है हटाया जाए, then it may be removed, but it should not be removed always, क्योंकि फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो निगम बनाया ही काहे, बनाते ही मत फिर तो। इसलिए हमेशा निगमन का पर्दा नहीं हटेगा, लेकिन कुछ मामलों में हटेगा भी, और निगमन का पर्दा सम्यक तौर पर हटाया जा सके, इसके लिए निगम की प्रकृति पर विचार करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि निगम के तौर पर है तो क्यों है, लेकिन फिक्शनल थ्योरी ये नहीं बताती कि आखिर जो आत्मपरक अधिकार हैं क्या वो निगम को दिए जा सकते हैं या नहीं, ये इस पर उसकी आलोचना होती है। जैसे वाक्य में व्यक्ति का अधिकार है, अगर वो है तो कानून क्या उसे वाक्य में व्यक्ति का अधिकार दे सकता है? अवैध नहीं दे सकते, अरे वैध तो दे सकते हैं। ठीक है, तो आत्मपरक जो अधिकार है उनकी कल्पना से असंगत है मित्की सिद्धांत। इसके आधार पर आत्मपरक यानी सब्जेक्टिव राइट्स, इनकी व्याख्या नहीं हो सकती, ये कमी है इस सिद्धांत की। लेकिन वही कि अगर हम में कोई कमी है तो मेरी सारी इच्छाएं खत्म। अरे भाई, कमी तो सब में होगी, कमी किस में नहीं होगी? कमी तो ईश्वर में नहीं होगी सिर्फ, ठीक है। और जो मूर्ख टाइप के लोग हैं वो तो ईश्वर में भी कमियां ढूंढते हैं, यद्यपि उन मूर्खों की चर्चा ना उन मूर्खों के कार्य और व्यवहार के आधार पर सिद्धांत तो प्रतिपादित किए जा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ढूंढते तो लोग हैं, लेकिन माना यही जाता, और ऐसा ही कम से कम हम तो मानते ही हैं कि ऐसा ही है कि ओनली गॉड इज परफेक्ट। आदमी तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हम में कोई कमी है तो हम मतलब फिर हम त्याज्य हो गए। कमी इतनी बड़ी है कि त्याज्य हो जाना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि जाके प्रिय न राम दे देंगे तजिए ताए कोटि वैरी सब, यद्यपि परम स नहीं, कि वो यद्यपि परम इष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राम और वैदेही, ये इसे एनालॉजी के तौर पर लेना चाहिए, वही मूर्ख प्रारूप में लेता है, बुद्धिमान तर्क पर लेता है। यानी जो सिद्धांतों पर आस्था नहीं रखता और इतना गैर जेन्युइन आदमी है तो फिर उसका तो त्यागी होगा, अन्यथा कमियां तो फिर सब में होंगी। कमियों के साथ व्यक्तित्व को एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे ही यही बात सिद्धांतों के संबंध में सच है। अरे सिद्धांतों प्रत्येक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। अच्छा, मित्की सिद्धांत की एक और कमी यह कहता है कि राज्य ने व्यक्तित्व दिया, यही राज्य की रियायत का सिद्धांत भी कहेगा, लेकिन दोनों फर्क। मित्की सिद्धांत कहता है कि राज्य ने मान्यता दी निगम को, और वो कहते हैं सृजन किया। सृजन करना अलग बात है, मान्यता देना अलग बात है। तालिबान ने अफगानिस्तान, ठीक है, पर कब्जा किया, अर्थात
सदन शब्द चूंकि पॉजिटिव है तो तालिबानों के संबंध में इसे उपयोग करना हमें थोड़ा एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड आप ये कह सकते हैं कि तालिबानों ने अफगानिस्तान की वर्तमान व्यवस्था का सृजन किया। यद्यपि एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, खराब है ये शब्द, सृजन पॉजिटिव होता है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड वी कैन से सो। लेकिन मान्यता अंतरराष्ट्रीय जगत देगा, तो मान्यता देना अलग बात है। अंतरराष्ट्रीय जगत ये मानना है अफगानिस्तान में कोई सरकार है ही नहीं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय जगत अगर रसद देगा, मदद देगा, नहीं देगा, क्योंकि मदद किसे दे, लेगा कौन, बंटवाएगा कौन? हम तो ये मानना वहां सरकारी नहीं है, ठीक है, सरकार तो हो। फलस्तीन में हम मान रहे सरकार है, जबकि वहां कार्य रूप में कोई सरकार नहीं है। फलस्तीन की सरकार के जो प्रधानमंत्री है वो फलस्तीन में नहीं है, दूसरे देशों में है। वहां कब्जा हमास का है, जो एक आतंकवादी संगठन है। यही तो दिक्कत आ रही है, दुनिया से जो मदद जा रही है आम जनता को मिल ही नहीं रही, और हमास के लोग लूट ले रहे हैं, क्योंकि सरकार है ही नहीं। सरकार हो तब चीजें ठीक हो, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार करे। तो सवाल ये है कि कमियां हर चीज में होंगी। तो मिटकीय सिद्धांत के प्रवर्तक ये मानते हैं कि राज्य ये मान्यता देता है, जबकि रियायत सिद्धांत के प्रवर्तक कंसेशनल थ्योरी जो है वो ये मानेंगे कि राज्य जन्म देता है, ठीक है, सृजन करता है। ये फर्क है। तो चूंकि मितकीय सिद्धांत ये मानता है कि मान्यता दे रहा है, तो उसका मतलब ये भी है कि जो मान्यता दे रहा है वो वापस भी ले सकता है। निगम खूब फल फूल गया, उसकी सारी संपत्ति राज्य ने हड़प कर ली, तो कुछ गलती नहीं है। तो ये रास्ता खोल देता है उस सिद्धांत के विरोध का जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A उसमें वर्णित किया गया है कि किसी की भी संपत्ति बिना प्रतिकर दिए अधिग्रहित नहीं की जाएगी। क्योंकि अगर मान्यता हमने दी तो हम खत्म कर रहे हैं, और जो खत्म कर दी तो फिर निगम की संपत्ति किसकी है? मेरी है। प्रतिकर का सवाल कहां आया? ठीक है ना। तो फिक्शनल थ्योरी इन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाती, लेकिन फिक्शनल थ्योरी इसके कारण बेकार है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ना ऐसा कहा जाना चाहिए। दूसरी थ्योरी ब्रैकेट थ्योरी, कोष्ठक का सिद्धांत। ब्रैकेट थ्योरी ये क्या कह रही है? ब्रैकेट थ्योरी ये कहती है, इसे प्रारूपवादी सिद्धांत, प्रतीकवादी सिद्धांत ये भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रैकेट थ्योरी ये कहती है कि निगम कुछ नहीं है, ऐसे ही है। मानो कुछ संख्याएं रखकर ब्रैकेट लगा दिया गया है और वो संख्याएं एक सी दिखने लगी हैं, यूनिट में एक दिखने लगी हैं। वो एक यूनिट, एक अस्तित्व ये दिखाई देने, एक एंटिटी ये दिखने लगी, लेकिन इनफैक्ट वो अलग ही अलग है। यानी जो प्रारूपवादी प्रतीकवादी या ब्रैकेट थ्योरी है वो भी यही कहती है कि वैसे तो बात यही ठीक है कि मानव प्राणी ही व्यक्तित्व हो सकते हैं, किंतु सुविधा के दृष्टिकोण से क्या होता है, उन पर ब्रैकेट लगा दिया जाता है और फिर वे एक अस्तित्व या एक एंटिटी मान लिए जाते हैं, और फिर लोग उस एंटिटी से ही व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता हो, अच्छा अब ये ब्रैकेट लगाया क्यों? सुविधा के लिए, सुविधा के लिए लगाया ना, सुविधा के लिए लगाया, दुविधा के लिए तो नहीं लगाया। प्रयोजन, यहां पर सोचने का दृष्टिकोण प्रयोजन हो रहा है, ठीक है, कि अगर आवश्यकता पड़ेगी, यानी ये ब्रैकेट कभी दुविधा भी उत्पन्न करेगा, यानी अवैध काम, फ्रॉड, लोकनीति, ये कभी दुविधा भी उत्पन्न करेगा, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इसके पीछे देखेंगे कौन है, निगमन का पर्दा, ठीक है, हटाने का मार्ग ये भी सिद्धांत प्रशस्त कर रहा है, लेकिन यह भी रोक रहा है कि हमेशा निगमन का पर्दा मत हटाइए, क्योंकि सुविधा प्रदान करना ब्रैकेट लगाने का उद्देश्य है। इसलिए अगर कोई दुविधा नहीं हो रही है तो फिर क्यों हटाना?
कोई आप मांग कर रहे हो सिर्फ इसीलिए कुछ कर दिया जाए, इसलिए तो नहीं हो सकता कि आप मांग रहे हो, आप तो कुछ भी मांगोगे। आपके मांगने से क्या होता है, दिया जा सकता है या नहीं, इसके औचित्य पर विचार ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि वो चाहते तो कर दो क्या, अरे वाह भाई वाह, क्यों कर दे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ब्रैकेट थ्योरी, अच्छा ब्रैकेट थ्योरी इसकी मान्यता क्यों है, इसलिए है क्योंकि कानून स्वयं इसे मान्यता दे रहा है उन लोगों से अलग हटकर जो इसका संगठन कर रहा है। और ब्रैकेट थ्योरी का उपयोग सुविधा के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट थ्योरी उन मानव प्राणियों से अलग, ठीक है, ब्रैकेट अर्थात निगम, इसके अस्तित्व, ब्रैकेट निगम को ही तो कह रहे हैं, इसके अस्तित्व को अलग कर देती है उन मानव प्राणियों से। इसका लाभ हुआ है समाज को। जैसे क्या हुआ अमेरिका वगैरह में, उन्होंने कानून बना रखे थे विभेदकारी कि निग्रो को कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। अब एक निगम जिसके सारे सदस्य निग्रो थे उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब कहा ये निग्रोज को ट्रांसफर है, अब सुविधा के लिए ब्रैकेट लगाया, उनका नहीं, ये अलग है और ये अलग है, हम पर्दा नहीं हटाएंगे निगमन का, ब्रैकेट के पीछे नहीं झांकेंगे कौन है, कोई हो, हमें क्या मतलब, तो संस्था है, इसको दिया गया है। ठीक है ना, ब्रैकेट इसलिए लगाया गया लोगों को संविदा करने में आसानी हो। 3 लोगों तुम संविदा करो, कठिनाई होगी, निगम से हमने संविदा कर ली, आसानी होगी। इसकी आलोचना इस बात पर होती है कि लोग ब्रैकेट से नहीं संविदा करते हैं, लोग लोगों से ही संविदा करते हैं। ये वास्तविकता को अनदेखा कर रहा है। ठीक है, ये आलोचना वही कि आलोचक तो आलोचना करेगा, उसका क्या है। वही बताते कि 2 लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैदल पैदल घोड़ा साथ में था, उन्होंने कहा मूर्ख साले देखो घोड़ा साथ में है और बैठे नहीं। एक बैठ लिया, दूसरे के लिए कहा कि देखो वो बेचारा पैदल चल रहा जो घोड़े पे है। दोनों बैठ के बोले देखो कितने कमीन है, घोड़ा मरियन, दोनों साले लदे। ठीक है, तो लोग तो नहीं मानने वाले, दोनों पैदल चलने लगे, घोड़ा वैसे बोले देखो फिर है मूर्ख, घोड़ा वैसे चल रहा, खुद पैदल चल रहा, क्या करे आदमी। तो ब्रैकेट थ्योरी की आलोचना कि तब संविदा तो लोग करते हैं, निगम थोड़ी करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं। बेवकूफी बात है, समाजशास्त्रीय जो सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, उससे भिन्न है, ये बात गलत है। अच्छा, इसने अब ब्रैकेट हटाने की वो नहीं दे रहा। जो सोलोमन का मामला है, कंजर्वेटिव, इंग्लैंड कंजर्वेटिव देश है, सोलोमन का मामला इसीलिए क्योंकि इंग्लैंड में यद्यपि सोलोमन का मामला टोटल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने हटाने से मना कर दिया। सोलोमन के मामले में, सोलोमन का मामला क्या है, और 3-4 बचे। मुझे लगता है कल जरूर इसे खत्म हो जाना चाहिए। शायद हमें गुस्सा ना आती तो आज ही खत्म हो जाता है, लेकिन अब हम भी कर क्या सकते हैं, हम भी मानव प्राणी हैं, गुस्सा तो हमें भी आती ही है। इसलिए कल हमें लगता है ये समाप्त हो जाए।